हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोमंत्र। आपका बायोमंत्र में स्वागत है। दोस्त, आज का टॉपिक जेट पेपर 2015 केमिस्ट्री का सॉल्यूशन विद फैक्ट के साथ करने वाले हैं। हमने अभी तक 140 प्लस वीडियोज आपके लिए इस चैनल पर अपलोड कर दी हैं। आप चैनल पर विजिट करके सभी वीडियोज का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। जिसका भी राइट आंसर होगा उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में लिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये है आपका क्वेश्चन। शून्य कोटि अभिक्रिया की दर निर्भर नहीं करती है आयतन पर, तापमान पर, समय पर, सांद्रता पर। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर देना है। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। फिनॉल को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ तनु बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करने से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए बेकेलाइट, फोरॉन, टेफ्लॉन, क्लोरोटोन। इसका राइट आंसर होगा बेकेलाइट। आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी फिनॉल की फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो बेकेलाइट बनता है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर आप फिनॉल की अभिक्रिया किससे करवाओगे? फॉर्मेल्डिहाइड से। ठीक है, तो फिनॉल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। बेंजीन के ऊपर हाइड्रोक्साइड OH जुड़ा हुआ होता है जिसे हम फिनॉल कहते हैं, और HCHO जो है ये फॉर्मेल्डिहाइड होता है, और जब इसकी अभिक्रिया डायरेक्ट हम करवाते हैं तो बेकेलाइट बनता है। इसका जो है पूर्ण रूप अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर जो है मैंने एक फुटेज लगा रखा है। इस पे देख के आप अच्छे से समझ सकते हैं। मैं समझाने की आपको पूरी कोशिश करता हूं। यहाँ पर देखिए, बेंजीन के ऊपर OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसको हम कहते हैं फिनॉल। और फिनॉल की अभिक्रिया जब आप HCHO से मतलब फॉर्मेल्डिहाइड से करवाते हो तो आपके पास में मध्यवर्ती उत्पाद के रूप में ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल बनता है एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल बनता है। इसी के साथ में दोनों जब कंबाइंड हो जाते हैं तो आपके पास में बेकेलाइट बनता है। बेकेलाइट का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। आपको सभी स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज तरीके से याद रखना है। क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि एल्डिहाइड तथा कीटोन में विभेद करने में प्रयुक्त अभिकर्मक हैं। ऑप्शन 4 हैं ल्यूकस अभिकर्मक, बेयर अभिकर्मक, हिसेबर्ग अभिकर्मक, टोलेन अभिकर्मक। राइट आंसर इसका है टोलेन अभिकर्मक। क्या होगा? टोलेन अभिकर्मक। देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए हम यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करने के लिए 4 अभिकर्मकों को पढ़ते हैं। जनरली 4 अभिकर्मक कौन कौन से हैं? सिफ अभिकर्मक, फेलिंग विलियन, बेनेडिक्ट अभिकर्मक और टोलेन अभिकर्मक। तो यहाँ पर अगर 4 में से कोई भी ऑप्शन अगर आपके सामने आता है तो आपको राइट आंसर लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि सिर्फ अभिकर्मक कैसा जो है यहाँ पर इफेक्ट दर्शाता है हमारे सामने जब कीटोन से भी क्रिया करवाई जाती है, या कीटोन कैसा यहाँ पर अभिक्रिया करेगा। तो कीटोन तो इन सभी अभिकर्मकों में कोई अभिक्रिया नहीं दर्शाएगा। ठीक है, जबकि एल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो एल्डिहाइड सिर्फ अभिकर्मक में गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है, फेलिंग विलियन में लाल भूरा रंग प्रदर्शित करता है, और बेनेडिक्ट अभिकर्मक में भी लाल भूरा रंग प्रदर्शित करता है। टोलेन अभिकर्मक में रजत दर्पण बनता है। ठीक है, एल्डिहाइड में। तो यहां से आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया द्वारा मेथेनॉल तथा सोडियम फॉर्मेट देते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? क्लीमेंसन अभिक्रिया, केनिजारो अभिक्रिया, उर्जा अभिक्रिया, नोवेनेजल अभिक्रिया। आपको राइट आंसर ध्यान रखना है केनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, देखिए फॉर्मेल्डिहाइड के जब 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर लिए जाते हैं, जैसे कि HCHO के 2 मॉलिक्यूल्स आप यहाँ से लोगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH के साथ में इसकी अभिक्रिया करवाओगे तो आपके पास में मेथेनॉल मतलब क्या मिलेगा? आपके पास में यहाँ पर CH3OH मिलेगा, प्लस में HCOONA मतलब सोडियम फॉर्मेट मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है केनिजारो अभिक्रिया के अंदर ये उत्पाद आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ से आपको क्लीमेंसन अभिक्रिया, उर्जा अभिक्रिया, नोवेनेजल अभिक्रिया, इनके एग्जाम्पल भी आपको देखना है ताकि आपका क्वेश्चन इन ऑप्शन से गलत ना हो। एसिटिक अम्ल को P2O5 की उपस्थिति में गर्म करने से प्राप्त होता है मेथिल एसीटेट, एसिटिक एनहाइड्राइड, एथिल एसीटेट, उपरोक्त में से कोई नहीं।
राइट आंसर आपको ध्यान रखना है यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। यहाँ से देखिए कैसे करना है, तो आपके पास में यहाँ पर स्क्रीन पर एक रिएक्शन नजर आ रही होगी CH3COOH, इसका 2 मॉलिक्यूल्स आपको लेने हैं। यहाँ पर P2O5 की उपस्थिति में इसकी विक्रिया करवानी है। यहाँ से जल बाहर निकल जाता है और आपके पास में उत्पाद के रूप में CH3COOCH3 एसिटिक एनहाइड्राइड आपके पास में मिल जाता है। सो गाइस नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। एक यौगिक जो HNO2 से क्रिया कर इथाइल एल्कोहल तथा नाइट्रोजन गैस मुक्त करता है, क्या बनाता है? देखिए नाइट्रोजन गैस तो मुक्त करेगा ही सही, लेकिन इसके साथ साथ और क्या बनेगा? एनिलीन, डाई इथाइल एमीन, एसिड एमाइड, इथाइल एमीन। इसका राइट आंसर है, यहाँ पर देख सकते हैं आप क्या बनेगा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हम देखें तो इथाइल एमीन जो है आपके पास में यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक पोटाश विलयन के साथ गर्म करने पर एथाइल एमीन से मुख्यतः उत्पाद प्राप्त होता है। एथाइल आइसोसाइनाइड, एथाइल नाइट्रेमीन, एथाइल एसेटेमाइड, एथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। इसके अंदर अगर हम देखें तो इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म की। जब अभी हम यहाँ पर कास्टिक पोटाश विलयन के साथ गर्म करते हैं, देखिए क्लोरोफॉर्म का अगर फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाए तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला यहाँ पर आपको याद होना चाहिए, कास्टिक पोटाश याद होना चाहिए और इथाइल एमीन का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, जिससे आपको रिएक्शन करवाने में आसानी हो और क्वेश्चन का आंसर देने में आसानी हो। एमीन की बात करें सबसे पहले हम यहाँ पर, तो एमीन का फॉर्मूला होता है C2H5NH2, ठीक है, और इसकी अभिक्रिया करवानी है क्लोरोफॉर्म के साथ में। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3 होता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब यहाँ पर आपको पोटाश विलयन के साथ में गर्म करना है तो KOH आपको लेना है। यहाँ से देख सकते हैं आप 3KCl यहाँ से रिलीज हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और 3 मॉलिक्यूल जो हैं यहाँ पर जल के निकल जाएंगे HOH, ठीक है। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि रिएक्शन के बाद में जो उत्पाद मिलेगा वो मिलेगा C2H5, ठीक है, और N डबल बॉन्ड C, इसको हम बोलते हैं इथाइल आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं? इथाइल आइसोसाइनाइड। तो यहाँ से आपके पास में ऑप्शन नंबर जो 1 है ये राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। देखिए यूरिया एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? बायूरेट, एसीटोन, एसिटिल यूरिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हम देखें तो एसिटिल यूरिया होगा। देखिए यूरिया कि जब आप क्या करवा रहे हो, एसिटिल क्लोराइड के साथ करवा रहे हो, तो जनरली आप देख सकते हैं कि एसिटिल क्लोराइड के साथ यूरिया की अभिक्रिया करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एसिटिल यूरिया ही बनेगा और क्लोरीन जो है ये यहाँ से रिलीज हो जाएगी। देखिए NH2CONH2 ये होता है हमारे पास में यूरिया, और इसकी भी क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ करवा दो CH3COCl, ठीक है। यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा और आपके पास में मिलेगा CH3CONH3, ठीक है। एसिटिल यूरिया आपके पास में मिल जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। टोलुइन के फ्रीडल क्राफ्ट संश्लेषण में निर्जल AlCl3 के अलावा अन्य अभिकर्मक हैं। C6, देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। यहाँ से आपको एक एक अभिकर्मक को यूज करके और देखना होगा, तभी जाके आपको पता लग सकता है कि कौन सा फ्रीडल क्राफ्ट संश्लेषण में निर्जल AlCl3 के अलावा अन्य अभिकर्मक मिलता है। तो आपके पास में क्या बनेगा? C6H6+, ये तो हमने बेंजीन लिया है तो ये बनेगा, ठीक है। और प्लस में हम क्या यूज में ले रहे हैं, यहाँ पर किससे भी क्रिया करवा रहे हैं, इसके CH3Cl से, तो CH3Cl यहाँ पर आ चुका है। देखिए ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एनिलीन को कार्बोनिल क्लोराइड के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन, फेनिल आइसोसाइनाइड, बेंजिल डाइएजोनियम आयन, फेनिल आइसोसाइनेट। इसका राइट आंसर देखिए फेनिल आइसोसाइनेट हो जाता है। देखिए यहाँ से हम देख सकते हैं जो बेंजीन हमने लिया है इसके ऊपर NH2 समूह है, मतलब एनिलीन, इसको यहाँ पर हमने लिया है और इसकी अभिक्रिया हमने करवाई है कार्बोनिल क्लोराइड से। तो COCl2 आपको यहाँ से लेना है और यहाँ से 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन क्लोराइड जो है इसका यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, HCl का निकल जाएगा और आपके पास में यहाँ से बचेगा क्या? फेनिल आइसोसाइनेट, मतलब बेंजीन के ऊपर आप N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O आपको यहाँ पर जो है मिलेगा, तो फेनिल आइसोसाइनेट यहाँ से बन जाएगा।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नाइट्रोबेंजीन का अम्लीय माध्यम में अपचयन करने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? नाइट्रोसोबेंजीन, एनिलीन, फेनिल हाइड्रोक्सिलिक एमीन, बेंजीन। देखिए बेंजीन का जो है आप यहाँ पर ले सकते हैं, बेंजीन लोगे तो उसके ऊपर NO2 जैसे जुड़ेगा तो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। और 6 हाइड्रोजन आपको यहाँ पर लेने हैं, 6 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल लेने हैं। HCl की उपस्थिति में इसकी भी क्रिया करवानी है क्योंकि अम्लीय माध्यम यहाँ पर ले रहा है, ठीक है। सारे माध्यम में अगर लेगा तो उसका जो है कंडीशन थोड़ा सा अलग हो जाता है। यहाँ से आपको जो है 2H2O यहाँ से बाहर निकालना है, 2H2O यहाँ से बाहर निकालेंगे तो NH2 बेंजीन के ऊपर आ जाएगा, आपके पास में प्राप्त होगा एनिलीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाता है। यदि बोर के प्रथम कक्ष में की त्रिज्या R1 हो व तीसरे कक्ष की त्रिज्या R2 हो तो R1 डिवाइड बाई R2 का मान क्या होगा? देखिए आप देख सकते हैं प्रथम कक्षा के लिए आप देखेंगे कि n का मान कितना होगा, तो 1 होगा, है ना। और n का स्क्वायर, ठीक है, n का स्क्वायर करोगे तो 1 के लिए 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। और तीसरे के लिए n का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं 1 डिवाइड बाई 9, ठीक है। 1 डिवाइड बाई 9 यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाता है। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं कि R1 बराबर N2 अपॉन में Z इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम यह फॉर्मूला होता है, ठीक है, यहाँ पर कक्षक की त्रिज्या निकालने के लिए। तो R1 बराबर आपके पास में 1 अपॉन Z हो जाएगा, ठीक है, N1 के लिए मतलब प्रथम कक्षक के लिए तो 0.529 एंगस्ट्रॉम यहाँ से आ जाता है। और R2 निकालना है, देखिए R1 तो आपके पास में यहाँ से आ जाएगा, कितना आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं अभी यहाँ से 1 आ गया। R2 अगर आप निकालोगे तो R2 के लिए देखो n का स्क्वायर होगा मतलब 3, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में Z इंटू 0.529 यहाँ से आ जाएगा। और आप देखेंगे कि Z से Z कैंसिल हो जाता है, 0.529 से 0.529 कैंसिल हो जाता है। तो R1 का मान आपके पास में 1 और R2 का मान 9 बचता है। तो इस तरीके से आप इसका राइट आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं हम 12 पे। नाइट्रोजन परमाणु में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति की व्याख्या कर सकते हैं। देखिए किसके द्वारा आप जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति की व्याख्या कर सकते हैं? पॉली के अपवर्जन नियम द्वारा, हुंड के नियम से, आपबाउ सिद्धांत से, अनिश्चितता के सिद्धांत से। देखिए आप देख सकते हैं नाइट्रोजन के अंदर जो है परमाणु जो होते हैं वो होते हैं 7, ठीक है, परमाणु क्रमांक इसका 7 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकालोगे तो 1s2 2s2 2p3, यहाँ पर बाएं कोष में 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन को आप कैसे भरोगे? देखिए मैंने 2 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर लिख रखे हैं। पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल राइट है, तीनों कक्षक में आपको एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से फिल करना है। और दूसरा जो ऑप्शन मैंने यहाँ पर लगा रखा है आपके सामने जो डाल रखा है वो है फर्स्ट जो कक्षक है उसके अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर रखे हैं और सेकंड के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन फिल कर रखा है, जो कि हुंड के नियम के अनुसार गलत है। हुंड के नियम के अनुसार फर्स्ट जो है वो बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा हुंड के नियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, देखिए यहाँ से ये एक फॉर्मूला है, ये एक आपके पास में कैलकुलेशन वाला अच्छा क्वेश्चन है। 200 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद को 3 × 10⁻³ सेंटीमीटर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। यदि h का मान 6.6 × 10⁻⁻27 अर्ग सेकंड हो तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होगी। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन जो है फॉर्मूला से बनेगा तो फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। लैम्बडा बराबर h/p आपको ध्यान रखना है। अगर संवेग दे रखा है तो ये फॉर्मूला लगाओगे तो संवेग यहाँ से आपको नहीं दे रखा है। यहाँ से आपको देखिए क्या दे रखा है, वेग दे रखा है। तो वेग के लिए अलग से फॉर्मूला यूज होगा, लैम्बडा बराबर h/mv, ठीक है। m द्रव्यमान होता है, h यहाँ पर आप हाइट लोगे जो कि आपको दे रखी है, ठीक है। और वेग v का मान आपको दे रखा है। तो लैम्बडा बराबर 6.6 × 10⁻⁻27 अपॉन में 2 × 10⁻² इंटू 3 × 10⁻³ ये सारा का सारा आपको इस तरीके से ग्राम वाला जो पोर्शन है इसको आपको कन्वर्ट कर देना है। तो आपके पास में सारा का सारा कैलकुलेशन जो है जम चुका है। अब आपको कैलकुलेशन करना है,
ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे कि जो नीचे घात है 5, दोनों को जोड़ दो, 5 घात ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, और 27 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो 66 इंटू 10 की पावर माइनस 32 हो जाता है। अपॉन में नीचे 2 इंटू 3 करोगे तो 6 आ जाएगा, और 6 का भाग दोगे 66 में तो 1.1 आपके पास में निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस 32 सेंटीमीटर, यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाता है। तो इस तरीके से आपको जो फॉर्मूला है वो याद रखना होगा। तत्वों का वह युग्म जो विकर्ण संबंध नहीं दर्शाता है, लिथियम तथा सिलिकॉन, नाइट्रोजन, सल्फर, बोरॉन तथा सिलिकॉन, कार्बन तथा फास्फोरस। देखिए बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, ठीक है। आपको थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा बिल्कुल भी। देखिए यहाँ से आप देखेंगे सबसे पहले कि कौन से वर्ग से या कौन से आवर्त से ये जो एलिमेंट है वो लिया गया है यहाँ पर। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो फर्स्ट वर्ग है इससे यहाँ पर हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम लिया गया है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं है, लिथियम और सोडियम है, ठीक है। सोडियम भी यहाँ पर नहीं है। तो आप देख सकते हैं अच्छे से। देखिए हम देखते हैं दूसरे वर्ग से बेरियम और मैग्नीशियम मैंने ले लिया है, मतलब फर्स्ट और सेकंड आवर्त मैंने यहाँ से सेकंड और थर्ड आवर्त मैंने यहाँ से ले लिया है। 13 वर्ग के अंदर देखोगे तो बोरॉन और एल्यूमिनियम, 14 के अंदर देखोगे तो कार्बन, सिलिकॉन, और 15 के अंदर देखोगे तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, 16 के अंदर देखोगे तो ऑक्सीजन और सल्फर। अब आपको देखिए मैंने जिस तरीके से यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिखा रखा है विकर्ण संबंध किस तरीके से आ रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि लिथियम और सिलिकॉन के अंदर विकर्ण जो है नहीं दर्शा रहा है। तो आपका राइट आंसर होगा लिथियम और सिलिकॉन, ठीक है। आई होप समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन अच्छे से। नेक्स्ट चलते हैं, किसी वर्ग के तत्वों में आवर्तिता का मुख्य कारण क्या हो सकता है। देखिए यहाँ से समझने की जरूरत है। फर्स्ट वर्ग में लेता हूँ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। देखिए इनके बाह्यतम कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, बाह्यतम कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। और आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन जो हमारे पास में 3 है, परमाणुओं में संयोजकता कोश में समरूप इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। देखिए संयोजकता कोश में बाह्यतम कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने की जरूरत है थोड़ी सी। निम्न में से किसमें प्रथम आयनन विभव का कैल्शियम, बेरियम, सल्फर, सेलेनियम तथा ऑर्गन के लिए सही क्रम होगा। तो यहाँ से आपको सही क्रम देखना है अच्छे से। देखिए मैंने यहाँ पर ले लिया है कौन कौन से वर्ग से इस यहाँ पर एलिमेंट आपके ऑप्शन में दे रखा है। तो आप देख सकते हैं वर्ग 2, 16 और 18 से इसमें सारे के सारे एलिमेंट आ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जब ऊपर से नीचे जाते हैं आवर्त सारणी में तो परमाणु आकार बढ़ता है लेकिन आयनन विभव घटता है, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना होगा। यहाँ पर 18वें वर्ग की बात करूं तो 18वें वर्ग में पूर्ण पूरित कक्षक होते हैं सारे के सारे, बाह्यतम कोश पूर्ण पूरित होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण भरा हुआ होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इन सभी तत्वों का आयनन विभव ज़्यादा होता है, ठीक है। अब ज़्यादा होगा तो सबसे पहले या सबसे ज़्यादा जो आयनन विभव होगा वो किसका होगा, ऑर्गन का होगा, ठीक है। तो ऑर्गन यहाँ पर सभी में दे रखा है, तो यहाँ से आप अच्छे से जो है क्वेश्चन का आंसर नहीं लगा सकते हैं। थोड़ा सा आप आगे चलोगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं उसके बाद में 16वें वर्ग का होगा, ठीक है, क्योंकि 16वें वर्ग का परमाणु क्रमांक या परमाणु आकार बढ़ेगा तो आयनन विभव भी क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि 18वें वर्ग से कम किसका होगा, 16वें का होगा, 15वें का, 14वें का। इस तरीके से आप नीचे जाते जाएंगे, उसी तरीके से यहाँ पर आयनन विभव घटता जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सबसे पहले हम देखें कि सल्फर के लिए, ठीक है, ओल्ड स्टाइल से टिपो, ये ट्रिक तो आपको याद होगी से 16वें वर्ग से संबंधित। यहाँ पर देख सकते हैं आप इस जो तत्व है यहाँ पर सल्फर जो तत्व है ये पहले आ रहा है। तो सल्फर आपको यहाँ पर दिख रहा है तीसरे ऑप्शन में। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि तीसरे ऑप्शन में सल्फर ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, तो ये राइट आंसर हो सकता है। एक और आप यहाँ पर स्टेप ले सकते हैं आगे। देखिए इसके बाद में आप देखोगे कि सेलेनियम आ रहा है, ठीक है, सेलेनियम। अब आप कंफर्म हो चुके हैं कि मेरा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3।
तो यहाँ से आपको बाद में चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आप राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 लगा सकते हैं। डोंट वरी, ठीक है। आप स्क्रीन पर अच्छे से देख पा रहे होंगे सारा का सारा जो प्रोसेस है। बेरियम, बेरियम से बड़ा होगा कैल्शियम, कैल्शियम से बड़ा सेलेनियम, सेलेनियम से सल्फर, और सबसे बड़ा जो सबसे ज्यादा आयरन विभव होगा वो होगा ऑर्गन का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सा आयन युग्म सर्वाधिक सहसंयोजक गुण वाला बंध बनाएगा? सोडियम प्लस तथा क्लोरीन, मैग्नीशियम क्लोरीन, एल्यूमिनियम क्लोरीन, टिन क्लोरीन। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है कि आवर्त में जब बाएं से दाएं चलते हैं तो सहसंयोजन गुण बढ़ते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। केमिस्ट्री है, फंडा याद रखना है अच्छे से, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये आपका राइट आंसर हो जाता है। देखो टिन और क्लोरीन जो है ये राइट आंसर यहाँ पर होगा, क्योंकि बाएं से दाएं जाओगे तो सहसंयोजन गुण बढ़ेगा। वह यौगिक जो एथेनॉल में विलय होता है। अब घुलने वाली बात हो रही है तो आपको पता होगा कि समान समान क्या होता है, घुलता है, ठीक है। समान समान घुलता है तो एथेनॉल क्या होगा, एथेनॉल घुलता है, ठीक है। C2H5OH इसका फॉर्मूला होता है जो कि सहसंयोजक घुलनशील होता है, ठीक है। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा दिमाग और लगाना है कि कैल्शियम Cl2 NaCl MgCl ये तीनों के तीनों जो है यहाँ से नए होंगे किसी भी कंडीशन में। आपको घुलनशील यहाँ पर यौगिक लेना है तो लिथियम क्लोराइड जो है आपके पास में अच्छे घुलनशील यौगिक यहाँ से रहता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? तो आपको ये कुछ फैक्ट भी यहाँ पर ध्यान रखने होंगे। SF6 अणु अष्टफलकीय हैं, क्या ये बात सही है? असत्य बताना है, सही आपको ध्यान रखना है। यहाँ से सही कौन सा है तो वो आपका राइट आंसर नहीं होगा, यहाँ से गलत कौन सा है वो राइट आंसर होगा। SF6 अणु अष्टफलकीय हैं तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। sp3D2 संग्रहण इसका होता है तो ये बिल्कुल सही बात है। SF6 अणु अष्टफलकीय होता है। CH4 तथा CCl4 अणुओं की आकृति समान होती है, बिल्कुल जी हाँ, दोनों की आकृति समान होती है। जल अणु रेखिक संरचना है। देखिए यहाँ से ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। जल अणु की रेखिक संरचना नहीं होती है, कैसी होती है, कोणीय होती है। आप देख पा रहे होंगे किसके अंदर, स्क्रीन पे, ठीक है। जल की संरचना कैसी होती है, कोणीय होती है। PCl5 एक विकृत अणु है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, तीसरा, ठीक है, जो कि असत्य कथन है। लास्ट क्वेश्चन है, वह रासायनिक परिवर्तन अपचयन कहलाता है जिसमें, देखो जिसमें क्या होता है, यहाँ पर कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होगी। ऑक्सीकरण अंक यदि घटता है तो उसे हम अपचयन कहते हैं, ठीक है। और अगर बढ़ता है तो उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं, ध्यान से समझना, लिख लेना है अच्छे से, अगर इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं तो उसे अपचयन कहते हैं। और यदि इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तो उसे ऑक्सीकरण कहा जाता है। देखिए ऑक्सीकरण अंक बढ़ता है, अपचयन के अंदर बढ़ता है क्या, नहीं, घटता है, तो ये तो गलत हो गया। ऑक्सीकरण अंक कम होता है, ठीक है, तो ये अपचयन के अंदर होता है, बिल्कुल ये राइट होगा। इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं तो अपचयन में इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं, मैंने ये तो बताया आपको। इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तो ये तो ऑक्सीकरण में होता है। तो आपके पास में ब और स दोनों के दोनों राइट आंसर हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो आपसे नम्र निवेदन है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए समय पे सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें, आशा करके आप हमारा मनोबल और बढ़ाएं। शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि और नए नए टॉपिक्स पे मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो।